नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेज सोनी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की। वेस्ट एशिया का एक छुटका सा राष्ट्र जिसने पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को जो है हिला के रखा है। रिसेंट समय के अंदर इजराइल ने जो है सीरिया पे उसके जो एयर बेस है वहाँ पे अटैक किया, ये कहकर और ये हवाला देकर कि वहाँ पे तो जो है टर्किस यानी तुर्की के जो है वहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉय होने वाले थे। तो इन भाई साहब को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन उससे पहले समझते हैं मैप के अंदर की पोजीशन कहाँ पर है। ये है एशिया, इसके अंदर ये हमारा है प्यारा भारत। जब हम प्यारा भारत से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये जो है वेस्ट एशिया, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, और जो वेस्टर्न है वो कहते हैं इसको मिडल ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के मिडल में आता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये छोटा सा राष्ट्र। इस जब छोटे से राष्ट्र की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, ये आपका जो दिख रहा है ये है आपका इजराइल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तुर्की है। यहाँ पे एक और राष्ट्र है सीरिया। इजराइल ने जो है, जो कि मेडिटेरियन ओशन के काफी पास में है, उसने इजराइल का एयर बेस पे अटैक किया, ये कह के कि तुर्की के जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर है और यहाँ पर जो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। इसलिए जो है इजराइल ने वहाँ के एयरबेस की जो पट्टी थी उसको ही तबाह कर दिया, बोला तुम आ ही नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा करते हुए हमें देखने को मिलता है कि जो सीरिया है इस समय जो प्रॉक्सी ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पे सीरिया के अंदर जो जगह है, यहाँ पे इदलिब और एलेपो, यहाँ पे एक बेस है, इसका नाम है अबू दुहर एयर बेस। यहाँ पे जो है उसने स्ट्राइक किए, 8 बार स्ट्राइक किया और यहाँ की हवाई पट्टी जो है उसको तबाह कर दिया, ताकि किसी प्रकार का प्लेन ना ही यहाँ पे लैंड कर सकता है ना ही यहाँ से जो है जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा अटैक उसने पहली बार किया? नहीं, उसने पहले भी अटैक कर रखा है, जहाँ पे उसने तियानी एयर बेस को या फिर हामा एयरपोर्ट को जो है अपना टारगेट बनाया। इजराइल का बहुत ही साफ रुख है कि यदि हम पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी थ्रेट आएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले, हम उसको जो है उड़ा के रख देंगे। हम मतलब इजराइल जो है ना वो बातचीत करने में विश्वास ही नहीं रखता है। इजराइल मानता है कि बातचीत हो गई, ये फाइलें का आदान प्रदान छोड़ो, अगर हमारे लिए कुछ भी चीज नुकसान हो सकती है उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए इजराइल की जो मोसाद है, जो उसकी खुफिया एजेंसी है, वो दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर एजेंसी मानी जाती है। और इजराइल जो है ना वो एक यहूदी राष्ट्र है। जब इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है तो उसके बाद में जो चैलेंज दे रहा है आज वो किसको दे रहा है? अल शारा जो है ये सीरिया, ये इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट है। इन्होंने जो है कूटनीतिक रूप से बातचीत करने का प्रयास किया, बोला आपने जो किया बहुत ही अनावश्यक है, उकसावा है। तो ये जो है बड़े सैन्य रूप से बड़े कमजोर अभी चल रहे हैं। साथ में अमेरिका और चाइना दोनों का हाथ पकड़ना चाहते हैं, यूएसए से सहयोग मांग रहे हैं। ये जो भाई साहब है ये है तैयब एर्दोगन, इस समय ये तुर्की के प्रेसिडेंट है। इन्होंने जो है पूरा सपोर्ट दे रखा है किसको? सीरिया को। और सीरिया को जब सपोर्ट दे रखा है, ना केवल सैन्य सपोर्ट बल्कि व्यापार के रूप से या फिर पैसों के रूप से जिस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं वो दिया। लेकिन यहाँ पे जो सहयोग है, यहाँ पे सहयोग जो है चाहे असला बारूद देना हो, चाहे ट्रेनिंग देना हो, चाहे लॉजिस्टिक्स देना हो, चाहे हमास को बिल्डअप करना हो, चाहे हिजबुल्लाह का सहयोग करना हो, चाहे ईरान का सहयोग करना हो, तो उसके अंदर इनफैक्ट पाकिस्तान का सहयोग भी जो है तुर्की करता है। जहां पे हमें देखने मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है तुर्की और चाइनीज के ड्रोन से आए थे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में, लेकिन भारत के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और जो हमारे पास में जो है उससे हमने जो उसको सक्सेसफुली रोक लिया था। तो ये भारत की बहुत ज्यादा जो है विजेता थी उस समय। जो है भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक क्लियर मैसेज था, ना केवल तुर्की को बल्कि पाकिस्तान को भी। अब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब है ये बड़े नाराज होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुलेआम चुनौती दी कि इजराइल के लिए हुआ क्या था कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने सडन अटैक किया, लगभग 1000 से ज्यादा लोग जो है इजराइल के अंदर मारे गए। उस समय जो है बहुत ही बड़ा ग्लोबल स्टेज पे इजराइल के लिए एक शर्मनाक चीज थी कि उसके घर में जाके लोगों ने जो है, बाहर के लोगों ने, आतंकवादियों ने जो है वो हमला कर दिया। तो अभी और नाराज चल रहे हैं, ये अभी नाराज चल रहे हैं यूएसए से। क्यों? क्योंकि यूएसए ने बोला कि तुर्की को कि भाई तुम्हारा F-35 जो प्रोग्राम है, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है, उसको बोला कि तुर्की तुम ये रख लो, तुमसे हम डील साइन कर लेंगे। लेकिन तुर्की के पास में S-400 जो है ये रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो यूएसए ने बोला कि तुम्हें S-400 सिस्टम जो तुमने रशिया से ले रखा है, मतलब एक जगह यूएसए एक जगह रशिया, अब दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है टकराव तो है ही है। तो यहाँ पे बातचीत चल रही है, गुस्सा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप, सऊदी के पास में भी ऐसे हम डील साइन कर चुके हैं यूएसए F-35 के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम तुर्की जो कि एक नया ईरान है बेंजामिन नेतन्याहू साहब के लिए, इन्होंने बोला कि अगर आप इनको दे दोगे तो हमारी सुपीरियरिटी का क्या, हमारी डोमिनेंस का क्या। तो अभी ये बड़ी नाराज चल रहे हैं, यूएसए से भी काफी नाराज चल रहे हैं, वेस्ट एशिया के अंदर अभी गोला गोला मारना ये शुरू कर चुके हैं। तो अब हमें देखने को मिलता है, लेकिन इजराइल और तुर्की के जो संबंध है ये क्या हमेशा से इतने बुरे? नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि तुर्की वो पहला मुस्लिम बहुल राष्ट्र था जिसने तुर्की ने
यहूदी राष्ट्र को 1948 में इजराइल की स्थापना होती है, बेल्फोर डिक्लेरेशन जो उसका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एक जो दावा था उसको ग्राउंड रियलिटी जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के द्वारा बनाया गया। वहां पे सबसे पहले इजराइल को मान्यता देने वाला और कोई नहीं, तुर्की था, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र था। ये जो संबंध है लगभग 1948 से 2000 तक काफी सुचारू रूप से, चाहे सैन्य रूप में बात करें, व्यापारिक संबंध की बात करें, आर्थिक रूप से बात करें, तो दोनों के बीच में संबंध बड़े अच्छे थे। लेकिन इस बीच में एंट्री होती है तैयब एर्दोगन साहब के 2002 के अंदर, जहां से हमें देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो खराब होते हुए नजर आते हैं। अब खराब कैसे, यहाँ पे देखने को मिलता है 2010 के अंदर एक इंसिडेंट होता है, वहां पे एक मावी दुर्घटना होती है, जहां पे इजराइल जो है गाजा में चढ़ाई करता है और लगभग 10 तुर्की लोगों को जो है मार देता है। इसके बाद से जो है संबंध, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल है, उसके बाद में संबंध जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखते हैं। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो तैयब एर्दोगन है ये एक विजन लेके बैठे हैं। इस विजन के साथ में ये जो है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए 8 अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पे चढ़ाई की गई थी हमास के द्वारा, वहां पे इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है हमास को पूरा का पूरा निशस्त्र और खत्म करने का प्रयास किया। इसी को लेकर जो है बार बार तुर्की जो है वो इसकी निंदा करता रहता है, डिप्लोमेटिक स्टेज पे या इंटरनेशनल स्टेज पे जो है वो इजराइल का जो है बेइज्जती करता रहता है। जहां पे ये क्या बोलते हैं कि तुमने जो है गाजा के अंदर चढ़ाई कर रखी है, लगभग गाजा का 67% एरिया जो है वो इजराइल कंट्रोल कर रहा है, जहां पे 20 लाख लोग रहते हैं। किसी प्रकार की इंटरनेशनल एड सपोर्ट वगैरह इजराइल ने सब कुछ बंद कर रखा है और इस समय गाजा की हालत जो है बहुत खराब चल रहे हैं। तो इसलिए जो है बार बार इंटरनेशनल स्टेज पे तुर्की जो है वो इजराइल को बेइज्जती करने का, उसका बेइज्जत करने का प्रयास करता है। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि जो सीरिया है, सीरिया हमें देखने को मिलता है लगभग 14 से 15 साल का संघर्ष होता है यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के अंदर, और अभी भी यहाँ पे एक स्टेबल पॉलिटी नहीं है। आज हमें देखने को मिलता है सीरिया एक प्रॉक्सी ग्राउंड है, जहाँ पे तुर्की अपना प्रभाव लाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे इजराइल जो है तुर्की को रोकने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल इस चीज़ से बड़ा चिंतित है कि इजराइल के बॉर्डर के पास में अगर कोई भी खतरा आएगा तो उससे उसको निपटना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतिहास जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। और इजराइल का जो इतिहास है वो 2000 साल पुराना संघर्ष का इतिहास है, जहाँ पे पूरे इतिहास के अंदर उनको भागना पड़ता है, मारना पड़ता है। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट आता है वो आता है नाजी जर्मनी का 1930 का, जहाँ पे हिटलर जो है मास लेवल पे किलिंग करता है यहूदियों का। वहां से भाग के वो जो है उनके एंशिएंट लैंड वो आते हैं कहाँ पे, अपने पैलेस्टीनियन, और आगे जाके वही देश बनता है। यहां हमें देखने को मिलता है कि तैयब एर्दोगन साहब जो है ना, अब जिस प्रकार से वो इन पे जो है वो जो शिकंजे हैं वो अपना रहे थे, उसी प्रकार से इजराइल भी कहता है कि आपके यहाँ पे जो कुर्द है वो जो एक नए स्टेट की बात करते हैं या फिर वो जो है ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो जो है ज़्यादा अधिकारों की बात करते हैं, उससे उनके लिए जो है आप नरसंहार कर रहे हो। आप हमें गाजा पे कह रहे हो, लेकिन आप अपने घर में जो है वो खुद जो है अपने लोगों के साथ में क्या कर रहे हो, उनका नरसंहार कर रहे हो। साथ ही के अंदर जो है वो एक नया ईरान है। लेकिन नया ईरान क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा नया ईरान क्यों, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमास को पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है। जहाँ पे इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है, वहाँ तुर्की जो उसको सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट तुर्की चाहता है कि अगर ईरान की रजिम अगर चेंज होती है, ईरान के अंदर जो है उसकी मतलब ईरान की जो स्थिति वो खराब होती है, उस एक केस के अंदर हमास को, हिजबुल्लाह को, इन सबको जो है जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि जो हम इजराइल को जो है कंट्रोल कर सके, इजराइल को जो है संभाल सके। क्योंकि इजराइल जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर सबसे आगे चल रहा है, और तुर्की भी जो है उसी दिशा में काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच की जो टकरार है वो काफी ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे आती हुई दिख रही है, जहाँ पे ये दोनों ही जो है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमका रहे हैं। क्योंकि दोनों को पता है कि इलेक्शन का सामना करना है, अपने लोगों को खुश करना है। इनके यहाँ पे जो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट चलते हैं, उनके यहाँ पे जो है यहूदी एंटी सेमिटिज्म जो है वो भाषणबाजी चलती है। तो ये दोनों जो है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है चमका रहे हैं, और इनकी चूरन जो है वो दुनिया में बेचते हैं। इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू साहब है, इनको जो है इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। जल्दी इनके यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। ये है राइट विंग गवर्नमेंट, और राइट विंग गवर्नमेंट होने के नाते इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये हमास को खत्म करे। अगर ये हमास को खत्म नहीं कर पाए तो इनके लिए सरकार चलाना बड़ा कठिन हो सकता है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक प्रिंसिपल, क्योंकि ये राइट विंग गवर्नमेंट है, तो एक पुराना प्रिंसिपल जो उनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर है वो है ग्रेटर इजराइल, जहां पे ये बिलीव करते हैं कि नाइल नदी से लेके यूफ्रेटिस नदी का जो पूरा हिस्सा है वो और कोई नहीं, वो ग्रेटर इजराइल है, वो इजराइल लैंड है, और एक दिन वो चीज़ साकार होगी। कई हद तक मौखिक रूप से ये इजराइल की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये जो है इस चीज़ को मानते ज़रूर है, साथ में इस चीज़ को साकार करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि इजराइल चूंकि वो इतना खून देख चुका है, और जो चीज़ खून देख चुकी है ना उसका सामना करना आता है, इसलिए बोला कि किसी प्रकार का खतरा अगर यहूदी राष्ट्र को होता है तो उस खतरे को जो है उसका खात्मा इजराइल खुद कर देगा। और इससे हमें देखने मिलता है कि जब उसने ये जो एरिया हमें देखने मिलता है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है, ये सीरिया का जो एरिया है गोलन हाइट्स, ये जो एरिया ये अभी इजराइल ने कैप्चर कर रखा है। साथ ही के अंदर इस समय इजराइल जो है लेबनान में चढ़ाई करके बैठा है, जहाँ पे लेबनान के अंदर एक लितानी नदी है। लितानी नदी जो है हमें देखने मिलता है एकदम मध्य से निकलती है लेबनान के,
वहां तक इसराइल पहुंच चुका है। मतलब लेबनान पे, आधा लेबनान पे जो है कब्जा कर चुका है, साथ में जो है गोलन हाइट जो सीरिया का एरिया उसे भी कब्जा कर चुका है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि तुर्की क्या क्या एस्पिरेशन है। तुर्की, जैसे आज हम तुर्की कह रहे हैं, साथ में उसकी जो कैपिटल थी एंशिएंट टाइम के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम कुस्तुतुनिया कहते थे, ये जो था ये ट्रेड हब था। इनफैक्ट एशिया और यूरोप को जो कनेक्टिंग लिंक था ना, वो और कोई नहीं कुस्तुतुनिया था। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है तुर्की जो है वो अपना पुराना जो एम है, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि पुराना एक इनका सपना, एक इनका स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास को वापस लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जो है डर भी है। वो डर क्यों? वो डर इसलिए भी है कि कल अगर ईरान खत्म होता है तो नेक्स्ट जो निशाना होगा वो तुर्की होगा। इसलिए रिसेंट के अंदर जो है पाकिस्तान, ये हमारा जो बगला वाला पाकिस्तान है, यहाँ पे सऊदी और यहाँ पे जो है हमारा तुर्की है, इन तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, मक्का एग्रीमेंट, जहां पे ये बात बोली गई कि अगर एक पे अटैक हुआ तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। और साथ ही के अंदर हमें देखने को मिला ये कंटिन्यूस लेवल पे जो है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो प्रॉक्सीज है ना ईरान की, जहां पे ईरान जो है मल्टी लेवल पे फ्रंट पे जो है युद्ध करता है, इसको जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ईरान खत्म होता है तो उसकी प्रॉक्सी जिंदा रहनी चाहिए, ताकि तुर्की जो है वो अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रख सके। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे इस्लाम का विचारधारा, कहने का मतलब यह है कि तुर्की जो है आज वो कहता है कि ईरान जो दादा बनना चाहता है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, ईरान के बाद में जो दादा बनेगा, इनफैक्ट जो इतिहास के अंदर जो दादा था वो और कोई नहीं, तुर्की था। तो वो चाहता है कि इस्लाम की जो विचारधारा है, इस्लाम का जो परचम है वो दुनिया में लहराए, और उसका जो लीडरशिप है, सुन्नी लीडरशिप है, वो और कोई नहीं तुर्की करे। इनफैक्ट तुर्की जो है वो इजिप्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के साथ में मिलकर जो है एक अलायंस बनाया जिसे R4 अलायंस कहते हैं, जहां पे वो जो है ये मानता है कि सुन्नी लीडरशिप दुनिया पे जो राज करेगी वो सुन्नी लीडरशिप राज करेगी। तो ये अभी इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, जहां पे बिलीव करते हैं कि एक न्यू ऑटोमन एम्पायर, जहां पे बिलीव करते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जो एम्पायर था वो ऑटोमन एम्पायर था एक समय, और वही ऑटोमन एम्पायर है उसका जो स्वर्णिम इतिहास है वापस आएगा, वापस उसको उजागर करेंगे, वापस वो स्वर्णिम काल जो गोल्डन टाइम है वो वापस आएगा। तो ये इनका विचार है, जहां पे ये न्यू ऑटोमन विजन लेके चलते हैं और तुर्की को जो है वो महान बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट इजराइल भी जो अपना विजन लेके चल रहा है, जहां पे वो ग्रेटर इजराइल, हालांकि अनऑफिशियली, लेकिन ग्रेटर इजराइल की बातचीत करता है। साथ के अंदर ये भाई साहब जो है इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट है, इनकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये अभी झूल रहे हैं यूएसए और रशिया के बीच में जो है ना, ये झूलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही के अंदर इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ये सैन्य रूप से जो है निर्भर है, इनके पास में अभी कोई विकल्प नहीं है, जो कूटनीति के अलावा, बातचीत के अलावा, निंदा करने के अलावा ये कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन इनके जो संबंध है यूएसए से, हमें वो देखने मिलते हैं, जहां पे यूएसए जो है वो कहता है, इजराइल को भी कहता है, तुर्की को कहता है कि दोनों शांत हो जाओ, दोनों जो है समझो इस चीज़ को कि अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ईरान। मतलब इजराइल को कह रहे हैं कि ईरान सबसे बड़ा खतरा है। इन भाई साहब को कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा अभी इस समय चीन है। तो साथ में तुर्की को ये कुछ नहीं, बस दोनों को समझाने का प्रयास करें, लड़ो मत। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, वो ट्रम्प साहब की बात तो मान नहीं रहे। साथ ही के अंदर रशिया जिसका सीरिया पे एक बहुत लंबा इतिहास है, और साथ में सीरिया का ही बॉर्डर शेयर होता था। लगभग हमें देखने को मिलता है कि रशिया का इस समय प्रभाव पूरा का पूरा सीरिया पे कमजोर हो गया, जब से बशर अल असद की सरकार जो है वहां पे गिरी है। और उसके बाद में ये जो आतंकवादी बंदा था, जो कि ट्रम्प साहब ने इसको आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसी के साथ में जो है यहाँ पे हमें आगे मैं बताऊंगा आपको, इसकी पिक्चर भी देखने को मिलती है, जहाँ पे लगभग एक समय रशिया के 50 से 60 हजार सोल्जर्स जो है वो वहां पे जो है तैनात थे। लेकिन अभी इस समय रशिया की जो प्रायोरिटी वो ये है कि जो अभी उसके एसेट्स, जो संपत्ति, जो बेसेस वहां पे बढ़ चुके हैं, जैसे टार्टरस बेस वहां पे बन जो है, उसकी सुरक्षा जो है रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाइना जो है वो तो मजे लेने वाला बंदा है। क्यों? क्योंकि चाइना प्रयास कर रहा है कि यूएसए का जो प्रभाव है वो कम होना चाहिए। साथ ही के अंदर जो तुर्की है उसको नेटो का तो मेंबर ही है, और नेटो के अंदर सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स का कंट्रीब्यूशन जो योगदान करता है वो तुर्की करता है। तो वो नेटो का भी बंदा है, वो ब्रिक्स का भी बंदा है। एक हैजिंग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे तुर्की के तो मजे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो यूएसए से भी कुछ ना कुछ ले रहा है, वो चाइना से भी कुछ ना कुछ ले रहा है। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि यूएसए का प्रभाव कम हो, यूएसए चाहता है कि चीन को काउंटर कर सके। तो इस दोनों के अंदर जो है बीच का जो तुर्की है वो फायदा ले रहा है। अब देखते हैं इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल का सिंपल सा कहना है कि यदि आने वाले समय के अंदर तुर्की डिफेंस लेवल पे यानी सैन्य रूप से अगर सशक्त बनता है, तो सबसे बड़ी चिंता जो है वो हमारे लिए, क्योंकि हम यहूदी हैं, और यहूदी और जो इस्लाम और जो इस्लाम मज़हब है, उन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो हिस्टोरिकल उनके जो है झगड़े हैं, जहाँ से 2-3 हज़ार का जो इनका 2-3 हज़ार साल का इतिहास उनका चलता है, जहाँ पे उनकी लड़ाई चल रही है। इसी इतिहास को देख के ये कहते हैं कि पूरे वेस्ट एशिया के अंदर अगर कोई दादा है एयर सुपीरियरिटी की बात करें, मतलब आकाशीय रूप से बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल सुपीरियर होना चाहिए। जो रिसेंट टाइम में F-35 की बातचीत चल रही थी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इजराइल चाहता है कि इजराइल के आसपास एक बफर जोन आ जाए,
उस बफर जोन से क्या होगा कि इसकी सुरक्षा होगी, जहां पे जो अक्टूबर वाला अटैक था वो वापस ऐसी घटना ना हो, इसलिए इजराइल चाहता है कि उसके आसपास में बफर हो जाए। और इसके अलावा एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, पहले इजराइल मतलब 7 अक्टूबर से पहले इजराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीच बचाव में लगा था, जहाँ पे हमास का अटैक हो उसे वापस जो है अपनी चढ़ाई कर रहा था, बॉम्बिंग कर रहा था, ये सब करता। लेकिन अब इजराइल की स्ट्रेटेजी क्लियर है, जहाँ पे इजराइल ये मानता है कि चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे हाउतीज हो, कोई भी हो, कोई भी दुश्मन अगर इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो उसको जो है घर में घुस के मारना है और उसकी पूरी लीडरशिप जड़ से खत्म करनी है। इसलिए इजराइल जो है, अभी गाजा पीस प्लान जो हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने ट्रम्प साहब को मना कर दिया कि हम इस गाजा पीस प्लान को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमास जो अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक हम जो है उसको नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि ईरान के पास में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान के पास में हथियार होंगे तो वो हम कैसे उससे लड़ पाएंगे, तो ईरान के हथियार को खत्म करना ही पड़ेगा। साथ में ईरान के ये जो प्रॉक्सीज है, चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो, चाहे वो गाजा के अंदर हमास हो, इन दोनों की जो गवर्निंग कैपेसिटी है, शासन करने की कैपेसिटी, इसको खत्म करके देंगे। इनफैक्ट जड़ सहित ये जो कैंसर है इसे खत्म करना है, ये अभी इजराइल की पॉलिसी चल रही है। तो इजराइल का लक्ष्य अब ये है कि मिशन अनचैलेंज मिलिट्री, जहाँ पे दैया डॉक्ट्रिन के तहत, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कोई भी हो, इजराइल का जो भी दुश्मन है उसको हम जो है जड़ सहित पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। तो आपकी इस पे क्या विचारधारा है कि इजराइल जो है जिस चीज़ को लेकर चल रहा है, या फिर तुर्की जो है अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, या सीरिया के अंदर जो चीज़ हो रही है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।